नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा ठाकुर। आप देख रहे हैं 9 PM स्पेशल। खबरों के अंदर भी होती है कई खबरें जिनको समझने के लिए जरूरत होती है खबरों के लेंस की। पूरे दिन चली खबरों के अंदर का क्रक्स क्या है उसे समझाना भी जरूरी है। ऐसे में उन्हीं खबरों के हर रंग को समझने के लिए स्वागत करती हूं मैं आपका हमारे स्पेशल शो 9 PM स्पेशल में। सबसे पहले आज बात करने वाले हैं सरकारी दफ्तरों में दम तोड़ रही स्क्रैप इकोनॉमी की, जहां सिर्फ एक आइडिया ने कुछ ऐसा काम किया जिससे स्वच्छता, सफाई और पैसा तीनों मुमकिन हो सके। इसे स्वच्छ भारत अभियान का एक्सटेंडेड वर्जन भी कहा जा सकता है। इसके बाद बात करेंगे दवाइयों पर गहराते शक की। दिल्ली में दवा दारू पर भ्रष्टाचार का ऐसा साया छाया कि सब कुछ नकली हो गया। यहाँ डीप फेक का मामला नहीं है, लेकिन यहाँ फेक का मामला बहुत ज्यादा डीप है। साथ ही आज बात करेंगे उस भूख की जिसे दुनिया देख रही है, आंकड़ों में शामिल कर रही है, लेकिन इस पर कुछ किया नहीं जा रहा। उस भूख को खत्म करने की बजाय यहाँ जहाँ भूख है उसे ही खत्म होते देखा जा रहा है। और आज आखिर में बात करेंगे मुंह फुलाकर बैठे चीन की। दरअसल भारत की बढ़ती ताकत को चीन के लिए पचा पाना मुश्किल होता जा रहा है। नित नए रोज भारत की तरफ से आती तस्वीरें चीन के जख्मों पर नमक छिड़कने का इस वक्त काम कर रही है। लेकिन सबसे पहले उस खबर का जिक्र करते हैं जो आज सुर्खियां बटोरती रही। दिवाली पर जैसे हम और आप घर की सफाई करते हैं, कुछ वैसी ही सफाई प्रधानमंत्री मोदी ने भी की। अब चूंकि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, ऐसे में उन्होंने देश में सफाई की, और ये सफाई है रद्दी की सफाई। ये सफाई है कबाड़ हो चुके सरकारी सामान की। दरअसल साल खत्म होते होते केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने खूब कबाड़ बेचा। साल भर में मोदी सरकार ने इतना कबाड़ बेचा जिसकी कीमत सुनकर आपको शायद विश्वास भी ना हो। इसको आप ऐसे समझिए कि भारत की नई संसद को बनाने में 836 करोड़ रुपए का खर्च आया। भारत ने लगभग 600 करोड़ रुपए की लागत में अपना चंद्रयान मिशन सफलतापूर्वक भेज दिया, जबकि इसके 2 गुने पैसे सिर्फ कबाड़ बेच करके कमा लिए गए। भारत सरकार ने सिर्फ कबाड़ बेच करके 1163 करोड़ रुपए की जबरदस्त कमाई की। इतने पैसे कमाने के लिए सरकार ने पुरानी फाइलें, पुरानी गाड़ियां, ऑफिस के पुराने और खराब हो चुके उपकरण और कुछ फर्नीचर भी बेचे हैं। और ये भी अपने आप में एक स्ट्रैटेजी है। आपने गौर किया होगा कि जब आप अपने शहर के किसी सरकारी दफ्तर में जाते हैं तो वहां एक अजीब सा माहौल आपको देखने को मिलता है। पुरानी लोहे की अलमारियां जो आधी खुली पड़ी है, जंग लगी हुई है। उन अलमारियों के अंदर से झांकती पुरानी फाइलें जो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। आपने शहर में पुलिस स्टेशन के बाहर कबाड़ बन चुके वाहन भी देखे होंगे। यही वो कबाड़ है जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने बेचना शुरू कर दिया है। ये एक तरह की सफाई है जिसकी जरूरत देश को है, ताकि हमारे सरकारी दफ्तर भी साफ सुथरे नजर आ सके, सुंदर दिख पाए। और इस सफाई से कमाई भी खूब होती है। अक्टूबर 2021 से लेकर के अभी तक मोदी सरकार ने 1163 करोड़ रुपए कमाए, जिसमें से अक्टूबर में ही 557 करोड़ रुपए की आमदनी हुई। डिजिटल होती दुनिया में पुरानी फाइलें जमकर हटाई गई और इसी तरीके से 96 लाख फाइलों को डिजिटल करने के बाद उन्हें कबाड़ में बेच दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी के सफाई अभियान से जहां सरकारी दफ्तरों से कबाड़ का निपटारा किया गया, तो वहीं इससे बम्पर कमाई हुई। साथ ही सरकारी दफ्तरों में कई वर्ग फुट तक का जो एरिया है वो भी पूरी तरीके से क्लियर हो गया। मतलब पुरानी फाइलें हटाने से, अलमारियां हटाने से, कबाड़ हो चुकी गाड़ियों, उपकरण बेच देने से वो जगह भी खाली हुई और दफ्तर के इंटीरियर में सुधार भी जाहिर है आया। ऐसे में किस विभाग ने कितनी कमाई की वो भी आपको डिटेल में समझाते हैं। सबसे ज्यादा कमाई रेल मंत्रालय की हुई है और उसने कबाड़ बेच करके 225 करोड़ रुपए इसी साल कमाए। रक्षा मंत्रालय ने 168 करोड़ रुपए कमाए। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 56 करोड़ रुपए कमाए और कोयला मंत्रालय ने 34 करोड़ रुपए कमाए हैं। कमाई के साथ साथ सरकारी दफ्तरों में 355 लाख वर्ग फुट जगह भी खाली हो गई है। कोयला मंत्रालय ने 66 लाख वर्ग फुट, भारी उद्योग मंत्रालय में 21 लाख वर्ग फुट और रक्षा मंत्रालय में 19 लाख वर्ग फुट जगह खाली हो गई। तो देखिए, काम के साथ साथ जो दाम है वो भी यहाँ पर वसूला गया है। जो पुरानी चीजें थी उसे मोदी सरकार ने बेचा, जिससे बम्पर कमाई मोदी सरकार को हुई है और ये देश हित के लिए भी बेहद खास है। तो देखिए, ये तो हुई खबर देश की सफाई से जुड़ी, कमाई से जुड़ी। अब आप एक बात सोचिए कि हर सिंपल सा आइडिया क्या कुछ नहीं कर सकता है। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक आइडिया दिया कि सरकारी दफ्तरों में जो रखी फाइल है उसको डिजिटल कीजिए और पुरानी फाइलें रद्दी में बेच दीजिए। जो वाहन या उपकरण कबाड़ हो चुके हैं उन्हें रखने का क्या मतलब है। और इस आइडिया का फायदा ये हुआ कि सरकार ने कमाई भी की और सरकारी दफ्तर भी संवर गए। ऐसे ही हमें भी
अपने घरों को साफ रखने की जरूरत है, क्योंकि हम अपने घरों को साफ रखेंगे तो देश भी कहीं ना कहीं साफ होगा। एक एक घर से मिलकर ही देश बनता है, और ऐसे में इस योजना को थोड़ा सा पुश देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी स्क्रैप पॉलिसी भी लेकर के आए हैं। नई स्क्रैप पॉलिसी के तहत सरकार ने मोबाइल फोन्स, लैपटॉप, फ्रिज, टीवी, एसी समेत 134 इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की एक्सपायरी डेट तय कर दी है। यानी एक निश्चित वक्त के बाद आपके घर में मौजूद इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स कबाड़ हो जाएंगे और आपको उन्हें स्क्रैप करवाना पड़ेगा। सबसे पहले आपको घर में सामान्य तौर पर मिलने वाले जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की एक्सपायरी डेट है वो बताते हैं। 10 साल की उम्र तय की गई है फ्रिज के लिए, छत के पंखे, एयर कंडीशनर, माइक्रोवेव ओवन, वीडियो कैमरा की। 9 साल उम्र तय हुई है वॉशिंग मशीन के लिए, जबकि रेडियो की उम्र मानी गई है अधिकतम 8 साल। 5-5 साल की ही उम्र आकी गई है स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप और स्कैनर की। 2 साल में रिटायर करने पड़ेंगे अब आपको अपने बच्चों के लिए खरीदे गए वीडियो गेम्स। तो ये कुछ योजना है जिसके तहत सरकार काम कर रही है। सरकार ने हर इलेक्ट्रॉनिक आइटम की एक्सपायरी डेट तय की, फिर चाहे वो घरेलू इस्तेमाल में आते हों या फिर व्यावसायिक तौर पर उनका इस्तेमाल होता हो। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे भारत में वाहनों की एक्सपायरी डेट 15 साल होती है, जिसके बाद वाहनों को सड़कों पर चलाने की अनुमति नहीं दी जाती और उन्हें स्क्रैप करवाना होता है। उसी तरीके से अब इलेक्ट्रॉनिक सामान को भी एक निश्चित समय के बाद स्क्रैप करवाना अनिवार्य होगा। आपको शायद पता नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम स्क्रैप पॉलिसी गत 1 अप्रैल से लागू हो चुकी है और इसके नियम भी जुलाई 2023 में सरकार ने एक नोटिफिकेशन के जरिए तय कर दिए हैं, जिसमें बताया गया कि एक निश्चित अवधि के बाद इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ई वेस्ट माने जाएंगे और इस ई वेस्ट को कलेक्ट करने के लिए देश भर में ई वेस्ट कलेक्शन सेंटर्स खोले जाएंगे। इन सेंटर्स पर इकट्ठा होने वाला ई वेस्ट सीधे रिसाइकलिंग एजेंसीज के पास जाएगा, जो अपने ई वेस्ट मैनेजमेंट प्लान्स में उसे स्क्रैप करेगी। और देखिए, स्क्रैप करने पर ऐसा नहीं है कि आपको कुछ मिलेगा नहीं। सरकार ने पुराना सामान स्क्रैप कराने पर लोगों को डिस्काउंट देने की पॉलिसी भी बनाई है। जिस तरीके से गाड़ियों की स्क्रैपिंग को बढ़ावा देने के लिए लोगों को एक डिस्काउंट सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिसका इस्तेमाल वो नई गाड़ी खरीदने में कर सकते हैं, वैसे ही पॉलिसी अब इलेक्ट्रॉनिक सामान के लिए भी तैयार की गई है। जिस तरह गाड़ियों की स्क्रैपिंग का काम रिसाइकलिंग एजेंसियां करती है, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक सामान की कलेक्शन और स्क्रैपिंग का काम भी प्राइवेट एजेंसी कर रही है। अब वो सवाल जो बार बार आपके जहन में उठ रहा होगा कि सरकार ने सरकारी दफ्तरों की सफाई की, सड़कों को साफ रखने के लिए कहा, लेकिन अब घरों की सफाई के लिए इलेक्ट्रॉनिक सामानों की एक्सपायरी डेट क्यों तय की गई है? तो इसका जवाब ये है कि हमारे देश में खराब हो चुके जो 60% उपकरण हैं वो खतरनाक तरीके से खपा दिया जाता है, जो बेहद कम लोग ही अपने खराब उपकरणों को रजिस्टर्ड कंपनियों के जरिए रिसाइकिल कराते हैं। इसलिए सरकार ने ई वेस्ट पॉलिसी में बदलाव करके सीधे कंपनियों को ये जिम्मेदारी सौंपी कि वो इलेक्ट्रॉनिक सामानों की एक्सपायरी डेट के बाद उनको कलेक्ट करें और खुद ही रिसाइकिल भी करें। ऐसा नियम बनाने वाला भारत कोई पहला देश नहीं है। दुनिया के 140 देशों में ऐसी ही ई वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी पहले से लागू की गई है। ई वेस्ट सिर्फ भारत की समस्या नहीं है जो बढ़ती जा रही है, बल्कि पूरे विश्व में ई वेस्ट पैदा हो रहा है। लेकिन भारत में असली समस्या है ई वेस्ट का पैदा होना नहीं, बल्कि ई वेस्ट का मैनेजमेंट ना होना। भारत में ई वेस्ट का मैनेजमेंट ना होना कितनी बड़ी समस्या है, इसे आप ऐसे समझिए। स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर, लैपटॉप समेत तकरीबन 20 करोड़ 60 लाख इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लोगों के घरों में खराब पड़े हुए हैं। भारत में लोग अपने बेकार पड़े इलेक्ट्रॉनिक सामान को रिसाइकिल कराने के बजाय या तो फेंक देते हैं या फिर कबाड़ी को बेच देते हैं, जिसकी वजह से लगभग 80% ई वेस्ट गलत तरीके से डिस्पोज किया जा रहा है, जिसके खतरे से एनवायरमेंट एक्सपर्ट भी आगाह लोगों को कर रहे हैं। इस पूरे विश्लेषण की समरी ये है कि मोदी सरकार का स्वच्छ भारत अभियान एक एक्सटेंडेड अभियान है, जिसमें देश के गांवों को साफ करना है, स्वच्छता पर फोकस करना है, तो देश के सरकारी दफ्तरों को भी साफ रखना है और साथ ही घरों को भी साफ और सुरक्षित रखना है। इस पूरे प्रोसेस से ही देश साफ, स्वच्छ और सुंदर बन सकेगा और दिख पाएगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आप सबसे ज्यादा किस चीज को लेकर के परेशान होते हैं, तो मुमकिन है कि आपका जवाब हो अस्पताल और दवाई के बिल से। सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट अस्पताल, डॉक्टर दवाएं लिखते हैं तो टेंशन बढ़ जाती है। दवाओं का खर्चा बजट बिगाड़ने के लिए तैयार रहता है। ऐसे में अगर आपको ये पता चले कि आपने जो दवा खरीदी है वो तो दरअसल कुछ और है, मतलब उस दवाई से आपकी तबीयत ठीक नहीं होगी बल्कि और खराब हो सकती है, तो आपको कैसा लगेगा? भ्रष्टाचार से बाज नहीं आने वाले कुछ लोग लोगों की जान से खिलवाड़ करने में लगे हैं और वजह है पैसा।
दिल्ली में दवा दारू दोनों ही घोटाले की खबरों में शामिल हो रही है। शराब घोटाले के बाद अब दिल्ली में दवा घोटाला देखा जा रहा है, जहां दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में नकली दवाएं दिए जाने का खेल सामने आया। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में सप्लाई की जा रही एक दवा अपने टेस्ट में फेल हो गई। इस दवा का नाम है सोडियम वेलप्रोएट, जो मिर्गी के मरीजों को दी जाती है। ये दवा लैब टेस्ट के मानकों में खरी नहीं उतरी और जांच के दौरान इसे नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी यानी इसकी गुणवत्ता बेहद घटिया निकली। इसे नकली दवा घोषित कर दिया गया है। इस मामले में दिल्ली के उपराज्यपाल एलजी सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है। उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने खराब गुणवत्ता की दवा के मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की। तकरीबन 5 दवाएं ऐसी थी जिनके सैंपल लैब टेस्ट में फेल साबित हुए और इसके बाद दिल्ली सरकार ने सभी सरकारी अस्पतालों में लैब टेस्ट में असफल हुई दवाओं को जब्त कर मरीजों के इस्तेमाल के लिए न देने का आदेश जारी किया। वहीं इस मामले को लेकर के आज एमसीडी में बीजेपी काउंसलर्स ने हंगामा भी खूब किया है। दिल्ली सरकार के विजिलेंस विभाग ने दिल्ली के अस्पतालों में मिलने वाली दवाइयों की जांच की थी और इस जांच में दवाइयों के 10% नमूने फेल हो गए हैं। सरकारी अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाली दवाइयों के 43 नमूनों की जांच की गई। ये सभी जांच पहले सरकारी प्रयोगशाला में हुए। जांच किए जो ये नमूने थे उनमें से 3 नमूने फेल रहे। कई दवाइयों की जांच रिपोर्ट अभी भी हालांकि लंबित पड़ी हुई है और इसके बाद इन दवाइयों को निजी प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा गया, जहां स्थिति और खराब मिली और 43 नमूनों में से 5 नमूने पूरी तरीके से फेल हुए। अब चूंकि ये मामला बेहद गंभीर है, ये सिर्फ भ्रष्टाचार या घोटाले से जुड़ा मामला नहीं है, बल्कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ भी सबसे बड़ा खिलवाड़ है। ऐसे में आप उन दवाइयों के नाम भी जान लीजिए जो लैब टेस्ट में फेल हो गई हैं। सबसे पहला नाम है अमोलोडिपाइन। ये ब्लड प्रेशर को सामान्य करने के लिए दी जाती है। इसके बाद है लेविटीरा सीटम, यानी मिर्गी के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाई। पेंटोप्रेजोल एसिडिटी और गैस की स्थिति को ठीक करने के लिए इसे दी जाती है। सरकारी और निजी दोनों लैब में फेल होने वाली दवाइयां जो हैं उसमें है सिफालेक्सिन, दूसरा है डेक्सामेथासोन। विजिलेंस विभाग ने सिफारिश की है कि चूंकि 10% से ज्यादा सैंपल फेल हो गए, इसलिए और ज्यादा सैंपल की जांच होनी चाहिए। विजिलेंस विभाग की रिपोर्ट के बाद बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल सरकार पर हमले किए। बीजेपी का आरोप है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार आम लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल रही है। वहीं दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज का कहना है कि दवा खरीदने का काम केंद्र सरकार की एजेंसी करती है, उनका इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। इन्होंने कहा था कि दिल्ली में स्वास्थ्य सिस्टम को बेहतर करेंगे। आज तक एक नया अस्पताल और एक नया बेड इन्होंने ऐड नहीं करा। 2013-14 में भी दिल्ली में केवल 40 अस्पताल थे, आज भी केवल 40 अस्पताल है। जिन मोहल्ला क्लिनिक की ये बात करते हैं, जिन दिल्ली के सरकारी अस्पतालों की ये बात करते हैं, वहां तो ये फर्जी, नकली या फिर सब स्टैंडर्ड दवाइयां वितरित कर रहे हैं। तो मार्च में ही मैंने सभी अधिकारियों की मीटिंग ली यहीं पे इसी कमरे में। स्वास्थ्य सचिव, डीजीएचएस और सभी अधिकारी थे और मैंने कहा कि ये जो दवाइयां हैं इनकी ऑडिट होनी चाहिए। दवाइयां, कंज्यूमेबल्स, इक्विपमेंट्स, इसकी ऑडिट करो। ऑडिट नहीं हुई। मैंने 3 अप्रैल को दोबारा से चिट्ठी भेजी कि भाई ये ऑडिट नहीं हुई, फिर नहीं हुई। जुलाई में मैंने फिर से लिखा कि इस आदेश के अंदर जो है एक्शन टेकन रिपोर्ट दो। एक मंत्री बार बार डायरेक्शन दे रहा है ऑडिट करने की, और अगर स्वास्थ्य सचिव नहीं कर रहे हैं तो कुछ छुपाना चाह रहे हैं। और अगर उसी चीज के अंदर, उसी सब्जेक्ट के अंदर कुछ गड़बड़ी निकल रही है और इतनी बड़ी गड़बड़ी है कि कहा जा रहा है कि सीबीआई को इसकी जांच दे दी गई है, तो स्वास्थ्य सचिव को क्यों रखा हुआ है? स्वास्थ्य सचिव को हटाना चाहिए। नेता जो कहे ठीक है, लेकिन जांच कर रही एजेंसियों को इस मामले में बेहद गंभीर होने की जरूरत है, क्योंकि अगर लोगों का दवाइयों से विश्वास उठ गया तो समस्या और गंभीर हो जाएगी। जब कोई बीमार होता है तो उसका सबसे बड़ा भरोसा उसकी दवाई होती है, और अगर दवाई ही सवालों के घेरे में आ जाए तो मुश्किल हो सकती है। अब दिल्ली के जरिए देखें तो दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में नकली दवाइयां इस वक्त मिल रही है। दिल्ली में कुल 30 अस्पताल हैं जिनमें हर दिन लाखों लोगों का इलाज होता है। इलाज कराने वालों को अस्पतालों में दवाइयां भी दी जाती है। दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक की संख्या 533 है। 2022-23 में मोहल्ला क्लिनिक में 2 करोड़ 7 लाख से ज्यादा मरीजों का इलाज हुआ। मोहल्ला क्लिनिक में 10 लाख मरीजों के अलग अलग तरह के टेस्ट हुए। अब आप समझ सकते हैं कि आपको ये खबर सिर्फ खबर की तरह नहीं लेनी है, बल्कि इस खबर के जरिए खबरदार होने की भी जरूरत है। चलिए खबरों में और आगे बढ़ते हैं। चूंकि बात यहाँ पर सियासत की भी हो रही है और जिस तरीके से इजराइल की जंग में गाजा के हालात इस वक्त इतने खौफनाक हैं कि अब लोग भूख से मरने की कगार पर वहां पहुंच चुके हैं।
2 महीने बाद वहां भयंकर अकाल की आशंका जताई जा रही है। गाजा में ठीक ढंग से खाना पीना भी नहीं पहुंच रहा। महंगाई सैकड़ों गुना बढ़ गई है। बमबारी की वजह से स्थानीय बेकारियों और जो खाद्य गोडाउन है वो भी प्रभावित हुए हैं। आशंका है कि फरवरी महीने तक गाजा में अकाल पड़ सकता है, जो कि लाखों लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि गाजा की पूरी 2.3 मिलियन आबादी भूख के संकट स्तर का सामना कर रही है और अकाल का खतरा हर दिन बढ़ रहा है। गाजा में फूड इनसिक्योरिटी के उच्च स्तर से मुत्तसिर परिवारों का अनुपात वर्ल्ड वाइड सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। गाजा में भूख की भयावहता ने हाल के सालों में अफगानिस्तान और यमन में पड़े अकाल को भी पीछे छोड़ दिया है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि गाजा में 5 लाख से अधिक लोग भूख से मर रहे हैं, क्योंकि युद्ध से घिरे क्षेत्र में पर्याप्त भोजन नहीं पहुंचा है, क्योंकि इजराइल ने 10 सप्ताह से अधिक समय से हवाई हमलों और जमीनी अभियानों का अपना जोरदार अभियान जारी रखा है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार इजराइल के सैन्य हमले में गाजा में मारे गए 20,057 लोगों में से लगभग 70% महिलाएं और बच्चे थे, जबकि इसी अवधि के दौरान अन्य 53,320 फिलिस्तीनी घायल हो गए हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार इस क्षेत्र में वर्तमान में 6 आश्रय स्थल हैं, जिनमें लगभग 61,000 विस्थापित लोग रहते हैं और युद्ध से पहले ये 90,000 लोगों का घर था। फिलिस्तीनी नागरिक सुरक्षा और एक पत्रकार समूह की रिपोर्ट है कि 7 अक्टूबर से अब तक इजरायली हमलों में 310 चिकित्सक और 82 फिलिस्तीनी पत्रकार और मीडियाकर्मी भी मारे गए। अकाल होता क्या है? अकाल क्या है? अगर 20% आबादी तीव्र खाद्य असुरक्षा का सामना कर रही है तो इसे अकाल समझा जाता है। आईपीसी में तीव्र खाद्य असुरक्षा के 5 चरण हैं, माफ कीजिएगा, जहां चरण 1 में तबाही की आशंका होती है, जबकि चरण 5 को अकाल माना जाता है। चरण 3 लोग गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना करते हैं और अब अगर इजराइल की तरफ से युद्ध नहीं रोका जाता है और खाना पानी की किल्लत गहराती है तो फरवरी की शुरुआत में ही यहां बड़ी संख्या में लोग भूख के कारण ही मर जाएंगे। वहीं ईंधन की कमी के कारण भी गाजा में लोग अपना खाना खुद पकाने की स्थिति में नहीं हैं। लाखों लोग एक छोटी सी पट्टी के दक्षिण हिस्से में रहने को मजबूर हैं, जहां इजरायली सेना घातक रूप से बम बरसा रही है। ये बात आम हो गई है कि लोग बिना खाना खाए जीवन जीने को मजबूर हैं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की माने तो प्रत्येक 10 में से 9 लोगों को लंबे समय तक खाना नहीं मिल पा रहा। खाद्य असुरक्षा से गर्भवती महिलाओं के लिए खतरा ज्यादा है, जहां बताया जाता है कि 50,000 महिलाएं फिलहाल गर्भवती हैं और जिनकी डिलीवरी करीब है। नवजात बच्चों को दूध तक नसीब वहां नहीं हो पा रहा है और इसके परिणाम ठीक उसी तरीके से हो सकते हैं जिस तरीके से 1943 के दरमियान अंग्रेजों ने पश्चिम बंगाल में जो किया। 21 से 30 लाख लोगों के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने भूख से दम तोड़ दिया। 1943 का बंगाल अकाल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश भारत के बंगाल प्रांत में एक विनाशकारी घटना थी। अंग्रेजों ने भारत का सारा अनाज युद्ध में झोंक दिया। वो अनुमान लगाया गया वहां कि इस मानव जनित अकाल में 21 से 30 लाख लोगों की मौत हो गई। ये अकाल 20वीं शताब्दी के दक्षिण एशिया में सबसे खराब आपदाओं में से एक है। 1943 के अकाल के अलावा 1770 का महान बंगाल अकाल भी काफी खौफनाक रहा, जिसमें तकरीबन इस बीच 1770 के बीच बंगाल और बिहार में हालात बदतर हुए, जहां कमोबेश 3 करोड़ लोग उस वक्त प्रभावित हुए।